तो फिर एक बार गुड आफ्टरनून आप सभी को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने टेस्ट तो दिया ही होगा, ठीक है। और मैंने समझाया है क्लास के साथ जितने भी टेस्ट होते हैं वो सीखने के लिए होते हैं, ठीक। जब आपकी तैयारी उस लेवल पे आ जाती है पीटी और मेंस में, तब हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं ये देखने के लिए कि हम परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। क्लास के साथ परफॉर्म भी करते हैं और लर्न करते हैं कि मुझे क्या क्या इंप्रूव करना है। ये एक आप समझ लो बेस लाइन है। यदि ये आपको ध्यान है तो कभी आप टारगेट मतलब परेशान नहीं होगे। और ये ध्यान से हटा, सावधानी हटी घटी, ठीक है। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्लान कर रहे होते हैं कि कब क्या कैसे करना है। तो उसी का पार्ट है ये, है ना। टेस्ट जो है हम लोग मौर्योत्तर काल के एकदम आखिरी उसमें हैं हम लोग, है ना। लास्ट वाले कुछ कुछ चीजों पे बात कर रहे थे। और अभी टॉपिक चल रहा था हमारा मौर्योत्तर कालीन कला, ठीक है। और कला में हम लोग बात कर रहे थे स्तूप के बारे में, करेक्ट। और शुंग कालीन स्तूप की बात आपसे हो गई थी, करेक्ट। सातवाहन कालीन स्तूप पे भी बात हमने आपसे कर ली थी, ठीक। कला में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मौर्योत्तर काल में स्थापत्य, ठीक है। यहां पे एक और पढ़ेंगे हम लोग, वो होगा कुषाण कालीन स्तूप। नाम के लिए है, कुछ खास इसमें करना नहीं है, बस पॉइंट्स लिखना है कि हाँ कुषाणों के काल में भी बड़ी संख्या में स्तूप बनाए गए। कुषाण शासकों ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, महायान बौद्ध धर्म को शुरुआत हुई थी। जितने भी स्तूप बनेंगे वो महायानी स्तूप बनेंगे, ठीक है। तो ठीक उससे आगे आप लिखेंगे कुषाण कालीन स्तूप, ठीक है। इसमें लिखें आप कुषाण शासकों के संरक्षण में भी, कुषाण शासकों के संरक्षण में भी बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण ठीक है, स्तूपों का निर्माण हुआ। इसी में लिख लें आप पेशावर या पुरुषपुर कहते थे उस समय, है ना। पेशावर, सुई विहार, नागरहार, सुई विहार, नागरहार, ठीक है, इत्यादि स्थलों से कुषाण युगीन स्तूपों के साक्ष्य मिलते हैं। इत्यादि स्थलों से कुषाण युगीन स्तूपों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में लिखें। अधिकांशतः स्तूपों पर महायान बौद्ध धर्म का प्रभाव था, ठीक है। इसे में लिखें आप जैसे बड़ी संख्या में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण, बड़ी संख्या में बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण, बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण, कौमा अलंकरण एवं विशालता पर बल, अलंकरण एवं विशालता पर बल, अलंकरण एवं विशालता पर बल।
ये सारी बातें महायान में हमको, बड़े बड़े स्तूप बनेंगे, ठीक है, विशाल का है, खूब अलंकरण, मतलब कितना उसपे बेहतर दिखे, वो मूर्तियां बनेंगी, सब महायानी विशेषताओं का पार्ट हो जाता है। तो स्तूप मौर्योत्तर काल में शुंग, सातवाहन और कुषाण, स्थापत्य पढ़ रहे हैं हम लोग, कला का एक पार्ट है स्थापत्य, एक हमने देखा। इसके अंदर स्तूप, स्तूप के बाद जो दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग देखने वाले हैं वो है चैत्य। ठीक, लिख लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा इसको भी। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। लिखिए आप, बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। बौद्धों के पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं। ठीक, लिखिए आप, सर्वप्रथम चैत्यों के साक्ष्य सर्वप्रथम चैत्यों के साक्ष्य मौर्योत्तर काल से मिलते हैं। ठीक, मतलब मौर्य काल में नहीं, मौर्योत्तर काल में हमें पहली बार चैत्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इसे में लिखें, दो प्रकार के चैत्यों के साक्ष्य मिलते हैं। दो प्रकार के चैत्यों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, लिखें, एक संरचनात्मक चैत्य, दूसरा गुफा चैत्य, पहाड़ों को काट करके चैत्य का निर्माण। ठीक है, चैत्य क्या होता है? बौद्धों का पूजा स्थल होता है, नंबर एक। नंबर दो, मौर्योत्तर काल से हमें चैत्यों के साक्ष्य मिलने शुरू होते हैं। ठीक, हमने बताया, जैसे आपको विहार, आपको ध्यान होगा, हमने बताया था दो प्रकार के, ईंटों से, पत्थरों से, जैसे कैसे ये मकान, इसको संरचनात्मक कहते हैं, इसको बनाया गया है ईंट से, सीमेंट से, मार्बल से, सबसे बनाया गया है इसको। ठीक, और एक होता है गुफाओं को काट करके भी आना, गुफा चैत्य, काव्य चैत्य, है ना। तो दो प्रकार के चैत्य। विहार तो थे, स्तूप थे, चैत्य की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक, विहार भी मौजूद है, तो ये बस जब आप समृद्धि आती है अनुयायियों में तो लगता है कुछ नया करने वाली बात है, तो जहां रहते थे विहारों में उनको लगता था पूजा का स्थल अलग से होना चाहिए, बस एक स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया है। तो जहां जहां विहार मिलेंगे उसके पास ही चैत्य भी, क्योंकि देखो अब जैसे मान लो महाराष्ट्र की पहाड़ी, अजंता की पहाड़ियों की बात करें, एलोरा की बात करें, वो सब जो पहाड़ियां हैं, तो वहां बुद्ध के जी उससे संबंधित स्तूप तो नहीं थे ना, विहार तो रहने की जगह हुई, कोई प्रचार करने गया, तो पूजार्थक स्तूप बनाने का कॉन्सेप्ट तो था ही ना, कि चलो स्तूप बना देते हैं एक प्रतीक के तौर पे, वहां ध्यान करेंगे, बैठेंगे, ज्ञान की बातें होंगी। तो जब स्तूप की बात होने लगी तो हुआ कि भाई क्यों ना उसको, मतलब एक मंदिर वाला शेप ही, चैत्य वाला शेप दे दिया जाए उसको। ये सब वहां बन रहे हैं, अमरावती में, नागार्जुन कोंड में, या महाराष्ट्र की अलग अलग पहाड़ियों में, जहां बुद्ध ने कभी यात्राएं नहीं की थी। तो वहां पे चार तरह के स्तूप की बात हमने की थी, आपको याद होगा। तो संकल्पित या पूजार्थक स्तूप का निर्माण, तो वह भाई जब स्तूप बना ही रहे तो उसको एक भवन के भीतर स्तूप बना दिया जाए, पूजा स्थल के रूप में काम। ठीक है, उससे कॉन्सेप्ट इसका जुड़ा हुआ है, संरचनात्मक चैत्य, गुफा चैत्य, है ना। चैत्य की जब हम लोग बात करते हैं, आमतौर पे यदि हम चैत्य को देखें, कोई भी, जैसे हमने कहा भी, मेन चैत्य जो है पहाड़ों को काट करके बनाया जा रहा है। ठीक है, सपोज दैट कोई पहाड़ को काट करके चैत्य बनाया जा रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, तो एक हॉल जैसा बनाया जा रहा है उसको पूरा कंप्लीट, ये एक हॉल। ठीक है, ऑब्वियस है प्रवेश द्वार तो होगा ही होगा। ठीक, यदि हम चैत्य संरचना की बात करें, सपोज दैट
आप देखोगे ऑलमोस्ट पूरा शेप देखोगे तो घोड़े के नाल जैसा हो जाएगा उसका। ठीक है, यदि इसको हम ऐसे ले ले तो हम, ठीक है, और यहां पे स्तूप हो जाएगा, अंतिम छोर पे क्या होगा, स्तूप होगा। पहाड़ों को काट कर बनाया जा रहा है, ये सब यहां पे क्या होंगे, स्तंभ बने, पिलर होंगे। ठीक है, पंक्तियों में एक लाइन से एक रेखा में स्तंभों का निर्माण किया जाएगा। ये पहाड़ों की दीवार हो गई, काट करके हॉल बनाया गया, ये स्तंभ हो गए, बीच में जगह है, इसको गलियारा कहते हैं, प्रदक्षिणा घूमने के लिए। हॉल में बैठ के पूजा पाठ वगैरह ध्यान वगैरह करना हो गया। यदि मान ले कि ये आपका स्तूप है, सपोज दैट, तो यहां, सॉरी ये चैत्य है आपका, तो यहां पर स्तूप हो गया आपका, और ये पूरी एक श्रृंखला बन जाएगी स्तंभों की, जो पहाड़ों को काट कर बनाए जाएंगे। फिर एक प्रवेश द्वार होगा, ये गलियारा कहलाएगा, ठीक है, ये हॉल कहलाएगा, ये हिस्सा जो है आपका, है ना। तो जब भी हम कोई स्थापत्य पढ़ते हैं तो उसकी विशेषताओं की भी बात करते हैं। आप चाहें तो डायग्राम भी खींच सकते हैं बहुत आराम से, है ना। कोई डायग्राम का मतलब स्तूप ही नहीं बना देना है, वहां चैत्य बना देना है, बस एक सांकेतिक रूप से आप उसको बता सकते हैं, देखो ये चैत्य का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बना दीजिए, या पहाड़ों को काट करके दिखा दीजिए आप, ठीक है ना। तो ये चैत्य का फीचर होता है। तो तीन बातें मैंने अभी आपको बता दी अभी तक। चैत्य में पूजा स्थल होता है बौद्धों का, मरुत्तर काल में निर्माण हुआ। दो प्रकार के चैत्य होते हैं, है ना, संरचनात्मक चैत्य होते हैं और गुफा। मेन खूबसूरती गुफा स्थापत्य चैत्य की है, ठीक है। इमारत है ना, तो इमारत स्थापत्य का पार्ट हो जाता है। अगला पॉइंट लिखें आप, चैत्य की सामान्य विशेषताएं होती हैं, चैत्य की सामान्य विशेषताएं होती हैं। चैत्य की सामान्य विशेषताएं होती हैं, लिख लें आप, गुफा चैत्य कर दीजिएगा आप। गुफा चैत्य की सामान्य विशेषताएं होती हैं, चैत्य में भी लागू होता है गुफा चैत्य का, ठीक है। एक विशाल हॉल, एक विशाल हॉल, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, हॉल के अंतिम छोर पर स्तूप, हॉल के अंतिम छोर पर स्तूप, ठीक है। प्रवेश द्वार से लेकर स्तूप तक स्तंभों, प्रवेश द्वार से लेकर स्तूप तक स्तंभों की श्रृंखला या रेखाएं या पंक्तियां, प्रवेश द्वार से लेकर स्तूप तक स्तंभों की पंक्तियां, ठीक। इसी में लिखें गलियारा, कॉरिडोर, गलियारा या प्रदक्षिणा पथ, गलियारा या प्रदक्षिणा पथ, गलियारा या प्रदक्षिणा पथ, ठीक है, गलियारा या प्रदक्षिणा पथ इत्यादि कर दीजिए आप, इत्यादि, ठीक है। ये मतलब केवल दोनों तरह के चैत्य का फीचर है, केवल गुफा का नहीं, दोनों में आपको कॉमन बातें मिलेंगे आपको, ठीक है। बस संरचना में क्या हो गया, पत्थरों और ईंटों से आपने बना दिया और ऐसे करके मिलेंगे आपको, ठीक है। चौथी बात होगी चैत्य के बारे में, नेक्स्ट लिखें आप, और मौर्योत्तर काल में ठीक है, देखिए आप, मौर्योत्तर काल में हीनयानी एवं महायानी, मौर्योत्तर काल में हीनयानी एवं महायानी दोनों प्रकार के चैत्यों के साक्ष्य मिलते हैं।
मिलते हैं। देखिए, हीन यानी चैत्यों में प्रमुख है, हीन यानी चैत्यों में प्रमुख हैं। जितना नाम याद रह जाए ठीक है, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। भाजा, पितल खोड़ा, भाजा, पितल खोरा, पांडव लेनी, पितल खोरा, पांडव लेनी, विदिशा, अजंता, कारले, कन्हेरी, कारले, कन्हेरी इत्यादि। एक विदिशा को छोड़ दीजिए तो ये सब के सब आपका महाराष्ट्र में है। विदिशा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। बाकी सब के सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक। नोटेड। भाजा, पितलखोड़ा, पांडोलेनी, विदिशा, अजंता, कारले, यहां सब हीनयानी चैत्य का मतलब क्या हुआ? आपको मूर्तियां वहां पर नहीं मिलेंगी, मतलब अलंकरण मूर्तियां आपको उस तरह से नहीं मिलेंगे। महायानी लिख लें आप। महायानी चैत्य का उदाहरण जगई पेट, ये नाम पिछले क्लास में भी बताया था मैंने आपको। जगई पेट, भट्टी प्रोलू, है ना। जगई पेट, अमरावती, नागार्जुन कोंड, अमरावती, नागार्जुन कोंड, अजंता और एलोरा से भी मिलेगा आपको। अजंता, एलोरा इत्यादि इत्यादि। ठीक है। यहां पे एक पॉइंट आपने नोट किया क्या? कारले का चैत्य जो होता है बेस्ट है, नहीं ना? अलग से लिख लीजिए आप। लिखें, कारले एवं अमरावती के चैत्य को, कारले एवं अमरावती के चैत्य को अमरावती के चैत्य को कलात्मक दृष्टिकोण से कलात्मक दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कलात्मक दृष्टिकोण से सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ठीक है। तो ऐसे देखो कि सभी चैत्य में तो कारले का चैत्य और अमरावती का चैत्य हीनयान और महायान में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। ठीक। लिखें आप, चैत्यों से, अगला पॉइंट लिखें आप, चैत्यों से बौद्ध धर्म के प्रचलन एवं प्रसार के साथ साथ, बौद्ध धर्म के प्रचलन एवं प्रसार के साथ साथ प्रसार के साथ साथ कलात्मक विकास, कलात्मक विकास एवं शासकों की सहिष्णुता ठीक है, शासकों की सहिष्णुता की नीति का परिचायक माना जाता है। नीति का परिचायक माना जाता है। ठीक है, नीति का परिचायक माना जाता है। इसी में लिखेंगे, अधिकांशतः चैत्यों का संबंध सातवाहन काल से है।
चैत्यों का संबंध सातवाहन काल से है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं फिर एक बार चैत्य के बारे में। चैत्य क्या होता है? बौद्धों का पूजा स्थल। ठीक, साक्ष्य कब से मिलने शुरू होते हैं? मौर्योत्तर काल से। मौर्यों के समय तक नहीं मिले, कल मिल जाएंगे तो मौर्य काल से शुरू हो जाएगा। ठीक, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट, दो तरह के चैत्य, संरचना और गुफाओं को काटकर, स्थापत्य का पाठ हो गया। ठीक, चैत्य की विशेषताएं क्या होती हैं आपके सामने भी है और वो सारी बातों को लिखवा भी दिया हमने। कलात्मक रूप से चैत्य की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक, चौथी बात हो गई। हीनयानी चैत्य के कुछ उदाहरण, महायानी चैत्य, मतलब मेनली महाराष्ट्र, आंध्रा और मध्य प्रदेश से आपको उदाहरण मिल रहे हैं इसके। अधिकांशतः चैत्यों का संबंध किस काल से है? सातवाहन काल से है। ठीक है, लोगों ने बनवाया है इसको पूजा स्थल के रूप में कि भाई लोग धर्म प्रचार के लिए कहीं जाते थे और 4 महीने के लिए वर्षा के समय में रुक जाते थे। अब इधर तो उत्तर भारत में तो बहुत सारे स्तूप थे आपके, पूर्वी भारत में और उत्तर भारत में और नेपाल के तराई वाले इलाकों में। इधर कुछ स्तूप नहीं थे जहां के वो पूजा पाठ या ध्यान कर पाए। ठीक है, अब पर्वतीय क्षेत्र है, आप वहां रह रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्र, जैसे गुफाओं को काटकर विहार बनाया जा रहा है तो वैसे ही हुआ। फिर क्यों नहीं स्तूप बना दिया जाए गुफा को काटकर? जब गुफा को काटकर स्तूप बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपको उसको हॉल का एक शेप, कैसे स्तूप बनाएंगे आप? तो स्वतः ही विकास होना शुरू, मतलब पूजा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, ध्यान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। ठीक, तो इंटरेस्टिंग है, मतलब चैत्य वगैरह को देखकर लगेगा कि अच्छा इंजीनियरिंग ऐसा था उस दौर में। पहाड़ों को काटकर आजकल सुरंग बनाई जाती हैं, रेलवे ट्रैक बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं। बट उस दौर में पहाड़ों को काटकर बहुत एक से एक खूबसूरत मंदिर, चैत्य विहार बनाए गए हैं। मशीन उस समय नहीं थे, आज की तरह पावर का युग नहीं था, शक्ति का युग नहीं था। बट उस दौर में भी कार्ले का चैत्य जो भी देखता है वो भी स्तब्ध रह जाता है, अच्छा ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो बहुत खूबसूरत है। एलोरा का कैलाश मंदिर जो देखता है वो भी स्तब्ध रह जाता है कि भाई कैसे संभव है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं चैत्य, स्तूप और चैत्य हो गया आपका। ठीक है, अधिकांशतः चैत्य बने सातवाहन काल में। ठीक, अब आप लिखें विहार, मौर्योत्तर काल में विहार। ठीक है, लिखें कि इस काल में बड़ी संख्या में बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित विहारों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं। देखिए आप कि महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में, आंध्र में जिन जिन स्थलों से चैत्य के साक्ष्य मिलते हैं, जिन जिन स्थलों से चैत्य के साक्ष्य मिलते हैं उन स्थलों से विहारों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब जितने नाम मैंने अभी आपको बताया बोर्ड पे, अजंता, एलोरा, विदिशा, जगईपेट, भट्टीप्रेलू, अमरावती, नागार्जुनकोंड, भज, कार्ले, कन्हेरी, सभी जगह से हमें विहार के भी साक्ष्य। ये बात समझ में आ गई सभी को ना? अभी यहां नाम हम नहीं लिखने जा रहे हैं अलग से, क्योंकि एक जगह नाम हमने ध्यान में रख लिया, तो जहां से चैत्य के साक्ष्य मिलते हैं हमें वहां से विहारों के भी साक्ष्य। अगला पॉइंट लिखें, कुषाण शासकों के संरक्षण में भी
कुषाण शासकों के संरक्षण में भी ठीक है, संरक्षण में भी स्तूपों के नजदीक ठीक है, स्तूपों के नजदीक विहारों का निर्माण कराया गया। अब जैसे मैंने आपको कहा पुरुषपुर या पेशावर, हमने कहा सुई विहार, तो नाम में ही विहार लगा हुआ है उसके, तो ठीक है। हमने कहा नागरहार, इन सब जगहों से हमें विहारों के भी प्रमाण, तो अभी विहारों का नाम प्लेस कहीं नहीं लिखना आपको, ठीक। हम क्या देख रहे हैं, सातवाहनों, कुषाणों इत्यादि के संरक्षण में विहारों का निर्माण भी इस दौर में हुआ है। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि जैन धर्म से संबंधित विहारों के साक्ष्य, जैन धर्म से संबंधित विहारों के साक्ष्य, ठीक है, विहारों के साक्ष्य उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ियों से मिलते हैं। उड़ीसा के खंडगिरी उदयगिरी पहाड़ियों से मिलते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, मौर्य काल की तुलना में मौर्य काल की तुलना में विहारों की संख्या अधिक थी। लेकिन गुफा विहार में कमरे भी अधिक होते थे। कमरे भी अधिक होते थे, ठीक है। ये विहार अपेक्षाकृत विशाल थे, बड़े थे। ये विहार अपेक्षाकृत विशाल थे और महायानी विहारों में अलंकरण के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, डन, साक्ष्य मिलते। तो इसमें अब फिर वही आपको, जैसे प्रवेश द्वार होता है, आपको लिखना चाहे तो इसमें प्रवेश द्वार है, आंगन है, चारों तरफ कमरे हैं, वो सब चीजें हैं, बट उसकी तुलना में अंतर क्या होगा, संख्या ज्यादा है, एक, कमरे अधिक हैं, 3 4 5 ऐसे करके कमरे ज्यादा भी कमरे रूम्स बने हुए हैं। आंगन भी बड़ा है पहले की तुलना में। ये थोड़ा समृद्धि है, लोग दान दक्षिणा अधिक कर रहे हैं तो निर्माण भी वैसे हो रहा है। मौर्य वाली विशेषता अभी भी है, प्रवेश द्वार होगा, आंगन होगा, चारों तरफ कमरे होंगे, रोशनी के लिए जगह होगी। अंतर क्या आ गया, संख्या अधिक है, ठीक। तो आकार में थोड़े बड़े विहार हैं, ये आकार प्रकार में देखोगे, है ना। जहां महायान होगा वहां अलंकरण मूर्तियां वगैरह भी आपको मिल सकती है। महायान है तो महायानी विशेषताएं आपको मिलेंगे वहां। पिछले काल की तुलना में अंतर क्या आ गया, ठीक है। अब जैसे दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के बीच में स्थापत्य, स्तूप, चैत्य और विहार, ठीक, ये हो गई स्थापत्य की बात। एक बार क्विक से तेजी से आप रिवीजन करिए जरा, स्तूप, चैत्य और विहार तीनों को। 2 मिनट का समय है, बस ठीक से नजर टिका लीजिए आप उस पर।
आज किसी का बर्थडे भी है। ओके, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भाई बर्थडे की। एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने कि आंसर राइटिंग को लेकर के, मैंने पढ़ लिया है, मैं गाइड कर दूंगा आपको, ठीक है। और हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, गंधार सॉरी मूर्ति कला मौर्योत्तर काल में। मूर्ति कला के प्राचीन भारत में मूर्ति कला के दृष्टिकोण से ये काल बड़ा महत्व रखता है। 3 कला शैलियों की बात, पत्थर की मूर्तियां बन रही हैं, 3 कला शैलियों की बात होती है, गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। गंधार आपका हो गया अफगानिस्तान पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र में निर्माण, मथुरा के आसपास, इवन सारनाथ तक भी था ये कला, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में। अमरावती हो गया आपका, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आ जाइए, अब नागार्जुन कोंड अमरावती आप मैप पे देखिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाले इलाके में मूर्तियों का निर्माण। तो 3 कला केंद्र उभरते हैं मूर्तियों के, ठीक। तीनों कला केंद्र के बारे में हमें कैसे पढ़ना है, थोड़ा बैकग्राउंड देख लेंगे हम गंधार के बारे में, पीछे का डेवलपमेंट क्या था जिसने प्रभावित किया मूर्ति कला को, ठीक। कौन कौन सा कला केंद्र था वहां पे, संरक्षक कौन थे, निर्माण सामग्री क्या थी, विषय क्या था और विशेषताएं मूर्तियों की क्या थी। समझ में आ रही है बात? तीनों पे हम सेम फॉर्मेट में पढ़ते चले जाएंगे, पहले गंधार, फिर मथुरा, फिर अमरावती। और जैसे हम इसको पढ़ लेंगे हम, तो ऑटोमेटिक एक दूसरे से हम कंपेयर करने की स्थिति में भी, जैसे एक फॉर्मेट में पढ़ेंगे हम, गंधार अभी पढ़ते हैं, फिर मथुरा, तुलना ऑटोमेटिक होने लग जाएगी। समझ में आ रही बात सभी को? ये स्ट्रक्चर है, एक बार बनाना चाहें तो आप लोग बना लीजिए जो हम पढ़ने जा रहे हैं। नोटेड? तो हम लोग पहले लेते हैं गंधार कला के बारे में और उसकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड को समझते हैं कि किस बैकग्राउंड में मूर्ति कला में हम बात करने जा रहे हैं मूर्तियों के बारे में। जो मूर्तियां बनती हैं आप देखोगे ऐसे जानवर है, इंसान है, यहां हम लोग मतलब इंसान यानी बौद्ध जैन मूर्तियों की बात करने जा रहे हैं, धार्मिक मूर्तियों की बात। बेसिकली धार्मिक मूर्तियां ही बन रही हैं यहाँ पे, जानवरों की मूर्तियों की बात यहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक, पशुओं की मूर्तियों की बात। लिखिए आप गंधार कला के बारे में। पहला लिखेंगे आप पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में लिखें आप पहला पॉइंट कि गंधार गंधार का क्षेत्र उत्तर पश्चिम भारत में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में स्थित है। स्थित है, ठीक है। मौर्यों के पश्चात मौर्यों के पश्चात ठीक है, मौर्यों के पश्चात हिंद यूनानियों का इस क्षेत्र पर शासन रहा। ठीक, और हेलेनिस्टिक कला का केंद्र भी, हेलेनिस्टिक कला लिखवाया था मैंने आपको कॉपी में,
हेलेनिस्टिक कला का केंद्र भी, एक तरह का यूनानी कला है, और इस क्षेत्र में मूर्तियां बन रही हैं वहां पे पहले से। गंधार कला की जब हम बात करें उससे पहले हेलेनिस्टिक कला का केंद्र भी था। ठीक, बैकग्राउंड में ही अगला पॉइंट लिखे हैं, बैकग्राउंड में लिखे यह क्षेत्र शिक्षा, यह क्षेत्र शिक्षा एवं व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है। व्यापार के दृष्टिकोण से भी महत्व रखता है। ठीक, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप सिल्क रूट, सिल्क रूट एवं तक्षशिला, ब्रैकेट में लिख लीजिए आप समझने के लिए, सिल्क रूट रेशम मार्ग एवं तक्षशिला। तक्षशिला शिक्षा का केंद्र था यहाँ पे, और वहां पे अलग अलग क्षेत्र के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। व्यापार, जब रेशम का व्यापार होता था तो अलग अलग क्षेत्र के व्यापारी, कहने का मतलब यह अलग अलग क्षेत्रों के लोगों का मिलन स्थल भी था। गंधार जो था उस समय अलग अलग क्षेत्र के लोगों का मिलन स्थल भी था, शिक्षा को लेके, व्यापार को लेके। ठीक, तो वहां खूब हलचल होती थी, आर्थिक स्थिति अच्छी थी, बौद्धिक स्थिति अच्छी थी यहाँ पे, है ना, ये सिस्टम यहाँ था। नेक्स्ट लिखें आप, लिखें कि कुषाणों के नियंत्रण में भी, कुषाणों के नियंत्रण में भी इस क्षेत्र का विकास जारी रहा। ठीक, कुषाणों के नियंत्रण में भी इस क्षेत्र का विकास जारी रहा। ठीक है, लिखेंगे तथा कुषाणों के द्वारा महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिए जाने के कारण भी इस क्षेत्र की मूर्ति कला पर इसका प्रभाव दिखा। इस क्षेत्र की मूर्ति कला पर इसका प्रभाव दिखा। ठीक, अब जो कुषाणों का क्षेत्र था वो एक बड़ा एरिया था, कुषाणों का जो क्षेत्र था। ठीक है, आप कुषाणों के क्षेत्र में आप क्या क्या देखोगे जब हम लोग एरिया की बात करते हैं, हम लोग कुषाणों के क्षेत्र में, तो भारत का एरिया आ गया, पाकिस्तान का है, अफगानिस्तान का है, ईरान का है, चाइना का है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, सब एरिया था। तो वैसे ही कुषाणों का साम्राज्य विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल था। तो इतना डाइवर्स चीज है वहां पे, तो जो कला में रिफ्लेक्ट, बट गंधार कला जाना क्यों जाता है आप देखोगे तो बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के लिए जाना जाता है। आपको यहां यूनानी देवता की मूर्तियां भी मिलेंगी, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां भी मिलेंगी आपको, बट सर्वाधिक मूर्तियां किसकी मिलेंगी आपको? बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां मिलेंगी आपको। तो एक पीछे का बैकग्राउंड बना दिया गंधार वाले क्षेत्र का। वैसे तो गंधार अब एक शहर है अफगानिस्तान में, बट जो गंधार महाजनपद था उसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों का इलाका, तो उस पूरे क्षेत्र के लिए गंधार शब्द का प्रयोग किया जाता था। 16 महाजनपद आपको याद है ना? ठीक है, उसमें एक गंधार महाजनपद भी था। महाभारत में मामा शकुनी का नाम सुना है ना? तो गंधार के ही राजा थे वो मामा शकुनी जो थे। ठीक है, 2 मामा हैं, कंस और एक शकुनी, है ना? ठीक है, जिन्होंने मामा का ही अलग एक चरित्र चित्रण कर रखा है इन दोनों मामाओं ने, है ना? तो गंधार पूरे क्षेत्र में अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों का क्षेत्र चला आता था।
आप लोग अपने अपने मामा को याद तो नहीं कर रहे हैं ना? माँ माँ है ना, मामा में दो माँ लगा हुआ रहता है, तो अपेक्षा होती है कि माँ से ज्यादा प्यार करेंगे वो, ठीक है, करते भी हैं मामा। अपवाद हैं ये लोग, ठीक है ना, शकुनी, कंस, वरना आमतौर पे मामा जो होते हैं, है ना। अभी थोड़ा अलग समय आने वाला आ चुका है अब धीरे धीरे। अब सोशल मीडिया में सब कुछ अब ऑनलाइन ही होता है, ठीक है ना, मिलना भी ऑनलाइन होता है, गिफ्ट भी ऑनलाइन होता है यदि कोई दे सकते हैं तो, आशीर्वाद भी ऑनलाइन होता है, ठीक है। समय की सबको बहुत कमी हो गई है ना। चलिए, आपको कमी हो तो अच्छी बात है। तो एक बैकग्राउंड सा मैंने बता दिया, अब कुछ छोटी छोटी पृष्ठभूमि। अब समझ गए बैकग्राउंड क्या होता है? जब हम राइटिंग करते हैं तो वो हमें हेल्प करेगा लिखने में, किस पृष्ठभूमि में विकास हुआ, क्यों विकास हुआ, क्या था नहीं था। सब्जेक्ट को, आमतौर पे मूर्तियों के सब्जेक्ट को धर्म सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। धर्म से मूर्तियों का बड़ा गहरा संबंध होता है, जहां मूर्तिकला प्रचलित होती है। इस समय महायान बौद्ध धर्म को खूब बढ़ के संरक्षण दिया गया। हालांकि कुषाण शासकों ने शैव धर्म को भी, जैन धर्म को भी, बट सर्वाधिक संरक्षण किसी को दिया तो महायान बौद्ध धर्म को। बट सबसे ज्यादा मूर्तियां भी आपको यहां मिलेंगी तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां मिलेंगी, ठीक। इसके बाद क्या है आपका क्षेत्र, लिख लें आप इसमें प्रमुख केंद्र, यहां लिख लेंगे प्रमुख केंद्र, लिख लेंगे आप। जैसे गंधार यानी कांधार की बात हो रही है ना, गंधार, कपीसा, बामियान, हाँ बामियान, बेग्राम इत्यादि, ठीक। गंधार, कपीसा, बामियान, बेग्राम इत्यादि, ये सब बामियान, बेग्राम सब अफगानिस्तान में पड़ते हैं, ठीक है। बामियान में बुद्ध की एक बड़ी विशालकाय मूर्ति थी प्राचीन काल की। तालिबानियों का जो पहला शासन स्थापित हुआ था वहां पे, ठीक है, 1996 में तालिबानियों का शासन हुआ था संभवतः। और 2001 में तो अमेरिका में आतंकवादी हमला हो गया था, ओसामा बिन लादेन वाला कार्यक्रम हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद अमेरिका ने हमला किया था और तालिबानियों को हटा करके वहां लोकतांत्रिक सरकार बनाई थी। तो पहले ही कार्यकाल में बड़ी संख्या में मूर्तियों को नष्ट किया गया था, जिसमें बहुत एक विशालकाय प्रतिमा थी। दोबारा उसी तरह की प्रतिमा बनाई गई है वहां पे बामियान में, बहुत फेमस है, और बौद्ध कला का बहुत बड़ा केंद्र था बामियान उस समय, ठीक है। कुछ कुछ आपको जानना, देखो स्ट्रक्चर क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग जितना पढ़ना होता है पढ़ते हैं। कभी कभी आप कल्चर में, नॉट फॉर द सेक ऑफ नोट्स, जानने के लिए कभी कभी आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इस तरह की जानकारी हो तो आप देख सकते हैं क्या था, कैसे हुआ था, क्या हुआ था। पढ़ के भूल जाना, जो याद रह गया सो रह गया, तो भूल गए हम, नोट्स नहीं बनाना आपको, ठीक है। तो बामियान एक मेजर सेंटर रहा हुआ उस समय, बेग्राम, कपीसा, गंधार, ये सब सेंटर था उस समय, मूर्ति कला के महत्वपूर्ण केंद्र थे, है ना। संरक्षक लिख लें आप कुषाण। संरक्षक जो मेन थे गंधार कला के वो थे कुषाण, ठीक। निर्माण सामग्री में लिख लें आप मुख्यतः ब्राउन कलर का या स्लेटी रंग के पत्थर, भूरे रंग या स्लेटी रंग के पत्थर, ठीक है। विषय लिख लें आप, विषय मुख्यतः बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां, ठीक है, बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां। नोट कर लिया आपने, मुख्यतः इसी में लिखें आप, कॉमा दे करके या ब्रैकेट में लिख लीजिए आप,
कुछ यूनानी देवी देवताओं की भी मूर्तियां, यूनानी देवी देवताओं की भी मूर्तियां, ठीक है, क्योंकि यूनानी सेंटर तो रहा हुआ पहले से, मूर्तियां बन रही हैं वहां पे। तो यूनानी देवी देवताओं के भी, जैसे अपोलो हैं, हरिति हैं, रोमा हैं, ऐसे करके कुछ कुछ मिली हैं, बट मेनली बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के लिए जाना जाता है इसको। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या है? धार्मिक सब्जेक्ट है, धर्म। महायान बौद्ध धर्म के बाद ही कला केंद्र विकसित हुआ था। अब विशेषताएं लिखेंगे आप, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताओं में लिख लीजिए आप कि पहला पॉइंट लिखिए, बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां लिखेंगे बैठी, सिटिंग, ठीक है, मतलब बैठी हुई अवस्था, बैठी हुई अवस्था तथा खड़ी अवस्था में मिलती हैं। ठीक है, बैठी अवस्था एवं स्टैंडिंग, ठीक है, अवस्था में मिलती हैं। आमतौर पे मूर्तियां आपको इसी तरह से मिलेंगी, या तो बैठे हुए पोजीशन पे या लेटे हुए पोजीशन पे भी मूर्तियां मिलती हैं, कम गिने चुने 2-4 बुद्ध की मूर्तियां हैं। जो शरीर त्याग की मुद्रा है ना, महापरिनिर्वाण, वो लेटी हुई अवस्था में है। जैसे कुशीनगर में बौद्ध की ऐसी मूर्ति है, एक आधा जगह से और कहीं कहीं मिलती है, कम मूर्तियां मिलती है। मेनली आप देखोगे बैठी हुई अवस्था में या फिर स्टैंडिंग पोजीशन में, ठीक, मूर्तियां आपको मिलेंगी। अब जब हम बैठते हैं, अभी आप देखोगे जब भी कभी हम लोग बैठते हैं, सब पालथी मार करके बैठे हैं, उसको आमतौर पर देखोगे आप ऐसे सुखासन कहा जाता है अपनी भाषा में, ठीक। और यदि दोनों पैर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है हमारा, ठीक है, उसको हम थाई पे रख के बैठते हैं, दोनों पैर के ऊपर वाला हिस्सा, उसको हम पद्मासन कहते हैं, ठीक है। एक ऊपर रख के बैठते हैं, उसको अर्ध पद्मासन कहते हैं। तो बहुत सारे सिटिंग पोस्चर होते हैं, ठीक है। सुखासन यानी आराम से बैठे हुए हैं, ठीक। जैसे पैर का मान लो ये नीचे वाला हिस्सा है, तो एक को हमने ऊपर रख दिया और दूसरे उठा के ऊपर, उसको आप बहुत आसानी से बस ऐसे सुन लीजिए, आप एक बार सुना हुआ हो, पद्मासन। एक ऊपर रखा और एक नीचे ऐसे ही पड़ा हुआ, उसको अर्ध पद्मासन कहते हैं, ठीक है। और भी जैसे विष्णु जी को कभी देखेंगे आप लेटे हुए, एक पूरा वजन देके, ठीक है ना, एक पैर उनका फोल्ड होता है और एक पैर उनका नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये सब बैठे हुए पोस्चर है जिसमें आपको मूर्तियां दिखेंगे। कोई भी मूर्ति स्टैंडिंग पोस्चर में आपको दिखेगी, जैसे एकदम स्टैच्यू वाले ऐसे करके मान लो मूर्ति वजह से एकदम स्टैच्यू है, ऐसे एकदम हाथ पैर कहीं से भी नहीं, सब स्ट्रेट है एकदम, इसको कहते हैं समभंग, कहीं से कोई भंग नहीं है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है और पता चला एक घुटना ऐसे मुड़ गया है, अभंग। कृष्ण जी को कभी आप देखेंगे बांसुरी बजाते हुए, शरीर उनका 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, त्रिभंग। एक बार सुना हुआ होना चाहिए, कला भी अनंत है, ठीक है, हर बात को आप लिख नहीं सकते, बट एक बार सुन लीजिए आप, बाकी आपकी श्रद्धा भक्ति इंटरेस्ट होगा थोड़ा बहुत, इसलिए हमने पहले ही कह दिया, कभी कभी आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो कृष्ण जी की मूर्ति बांसुरी बजाते हुए जब भी देखेंगे आप, उनका जो पोस्चर होता है वो शरीर 3 हिस्सों में आपको दिखेगा उनका, हल्का हल्का सा एकदम, एक रिदमिक पोस्चर होता है, वो भी रिदम में दिखेगा आपको, ऐसा नहीं कि एक अलग ब्रेक डांस नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग हो गया, दूसरा हिस्सा अलग हो गया, फिर तीसरा हिस्सा जो है, ठीक है। तो वो त्रिभंग मुद्रा है, समभंग, एकदम स्टैच्यू। अलाइनमेंट तो सबका बिगड़ ही गया हम लोग आजकल,
सोते उठते बैठते मोबाइल देखते हुए अलाइनमेंट सबका बिगड़ा हुआ है बॉडी का, ठीक है ना। पुराने जमाने में अलाइनमेंट टेस्ट भी होता था बॉडी का, बैकबोन ठीक है कि नहीं, थोड़ा बहुत उसका अभी भी ऐसे चेक होते रहते हैं आयुर्वेदिक सेंटर वगैरह पर, अलाइनमेंट कैसा है बॉडी का, सुझाव देंगे अलाइनमेंट ठीक कर लीजिए, कुछ यौगिक पोस्चर वगैरह बताते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को तो खैर क्योंकि बैठने बैठने का इतना ज़्यादा सेटिंग रोल होता है, इसलिए आपको देखेंगे बीच में कभी कभी मैं कहता हूँ कि आप सब लोग कुछ भी करिए, थोड़ा बहुत जॉगिंग या कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा आप सभी लोग, उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। लगेगा कभी कभी समय जाता है, नहीं जाता है, लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको उसका, ठीक है। तो एक हो गया आपका स्टैंडिंग पोस्चर की बात कर रहे थे हम लोग, सिटिंग पोस्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। आपको याद होगा हमने बताया था बुद्ध की माँ जब बुद्ध के जन्म से पहले मायके जा रही थी, जब वो प्रेग्नेंट थी, और जब प्रसव पीड़ा हुई थी तो शाल का वन था और शाल पेड़ की एक टहनी को पकड़ करके, ठीक है, पूरा वजन उन्होंने उसके ऊपर छोड़ दिया था। जैसे मान लो यहाँ कोई टहनी और पूरा वजन भार छोड़ दिया उसके ऊपर उन्होंने। तो कुछ कुछ मूर्तियां आपको मिलेंगी, उसको नाम ही दे दिया गया साल भंजिका, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे सब है आपके अभी जो, ठीक है। एक बार की सारी बातें लिखना तो फिर अनंत हो जाएगा, बट इसकी जरूरत बहुत नहीं पड़नी है आपको, बहुत क्या नहीं पड़नी है आपको, लेकिन अवेयरनेस चाहिए, तभी मैं बता रहा हूं, थोड़ा अवेयर रहिएगा कि हाँ ये सब होता है, ठीक है। तो सिटिंग पोस्चर में और स्टैंडिंग पोस्चर अलग अलग उसके नाम दिए जाते हैं, ठीक है, उसको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं इसमें, विशेषताओं की बात करें तो बुद्ध की और बोधिसत्व की जो मूर्तियां मिली हैं वो बैठी हुई अवस्था में और स्टैंडिंग खड़ी अवस्था में मूर्तियों के हमें प्रमाण मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, बैठी हुई अवस्था में बैठी हुई अवस्था में, ठीक है, सिटिंग पोस्चर, बैठी हुई अवस्था में हाथों की विभिन्न मुद्राओं के साथ, हाथों की विभिन्न मुद्राओं के साथ मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, हाथों की विभिन्न अवस्थाओं के साथ जितनी मूर्तियां मिलेंगी, जैसे मान लो ऐसे नमस्कार कर रहे हैं, किसी मूर्ति में कोई बोधिसत्व है, ठीक, ये हो गया अंजलि मुद्रा। ऐसे कुछ एक चक्र जैसा यहां बैठे हुए हैं, बैठे हुए मतलब सब सिटिंग पोस्चर में चक्र जैसा बनाएंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। हाथों के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए हैं, मतलब पर्टिकुलर पालथी मार के बैठे हुए हैं, इसको सुखासन हमने कहा, और हाथों के ऊपर हाथ, ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन मुद्रा, योग मुद्रा, ऐसे करके, है ना। ऐसे अलग अलग बैठे हुए हैं और एक हाथ, एक फिंगर भूमि की तरफ इशारा कर रहे हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा। एक हाथ ध्यान की मुद्रा में और एक हाथ ऐसे करके थोड़ा सा झुका हुआ रहता है, अभय मुद्रा। अभय यानी आप डरे नहीं, आप मैं हूं, मैं हूं, अभय, ठीक है। आप सभी के लिए, ऑनलाइन के लिए भी है ना, वो यहां कुछ रखते हैं, पोस्चर उसका भी होता है, मैं तो ऐसे कर रहा हूं बट यहां पे कुछ पोस्चर होता है, चेस्ट के आसपास कुछ है, और एक लैप में होता है उनका हैंड, तो वो अभय मुद्रा है ना, ठीक है। ऐसे लैप में भी ऐसे है और ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसे करके वितर्क मुद्रा, ज्ञान मुद्रा की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो ऐसे करके ना मुद्राओं के भी नाम हैं, हाथों के जैसे वो सब पॉइंट्स माने जाते हैं, ठीक है। इन सबका साइंटिफिक महत्व भी है, लोग एक्सेप्ट करते हैं। अभी जो अपना दिल्ली में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ना बुद्ध की बहुत सारी ऐसी मुद्राएं, मतलब हम मूर्तियां नहीं है एयरपोर्ट पे, बहुत सारी ऐसी मुद्राएं बना करके, आजकल देखोगे बहुत जगह आप देखोगे सूर्य नमस्कार की सारी मुद्राएं बनी रहती है मूर्तियों के रूप में दीवारों पर आप, ठीक है। तो यौगिक मुद्राएं बहुत सारी हैं, तो हाथों की बहुत सारी मुद्राएं हैं। एक बार कभी
प्रारंभिक परीक्षा में भूमि स्पर्श मुद्रा पूछा था, क्योंकि वो न्यूज में आया था बहुत, कोई बुद्ध की मूर्ति वगैरह मिली थी और वो न्यूज में बहुत आया था। ऐसे 10 से ज्यादा ही मुद्राएं होंगी बुद्ध की। ठीक है, तो जब बैठते हैं तो बैठी हुई अवस्था में हाथों की विभिन्न मुद्राओं के साथ मूर्तियां हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं कि कहीं भी अब मथुरा में लिखना होगा, मथुरा में इसको यूज कर लेंगे हम। पॉइंट नंबर 1 स्टैंडिंग एंड सिटिंग पोजीशन में, पॉइंट नंबर 2 हाथों की विभिन्न मुद्राओं के साथ जैसे। तो हम लोग क्या करते हैं, राइटिंग में कुछ कॉमन बातों को हमेशा रखते हैं। किसी भी काल का पूछा, अच्छा बुद्ध की मूर्ति है, तो हम 5 पॉइंट तो हम लिख ही देंगे, हम 4 पॉइंट तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे वहां। ऐसे प्लान करते हैं। ठीक है, लिखे अगला पॉइंट। बैठी हुई अवस्था में बुद्ध की मूर्तियों को हाथों की विभिन्न मुद्राओं के साथ निर्मित किया गया है। जैसे ध्यान मुद्रा निर्मित किया गया है, जैसे ध्यान मुद्रा। ध्यान में क्या बताया, हम पालथी मार करके बैठे हुए हैं और हाथ पर हाथ ध्यान के पोस्चर में बैठे हो। ठीक है, जैसे ध्यान मुद्रा, कॉमा देकर के लिखें आप। अभय मुद्रा, अभय मुद्रा यानी ऐसे करके जो हाथ का पोस्चर होता है। ठीक है, इसी में लिखें अंजलि मुद्रा, अंजलि मुद्रा। लिखें धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। लिखें आप भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा इत्यादि। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा इत्यादि। तो भूमि स्पर्श हमने बताया, एक फिंगर भूमि की तरफ है, ध्यान की अवस्था में बैठे हैं। बेसिकली जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बहुत लोगों ने सवाल उठाया था कि भाई बुद्ध को क्या वाकई ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बुद्ध ने कहा था भाई सवाल नहीं, बुद्ध को मन में आया कि लोग सवाल पूछेंगे, तो उन्होंने भूमि को साक्षी मानते हुए कहा था कि भाई तुम साक्षी हो कि हमें ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो उस पे वो पोस्चर है मुद्रा के बाद। ज्यादातर मुद्राओं का विकास हुआ है महायान बौद्ध धर्म के साथ, मतलब बनने लगी हैं जब मूर्तियां। ये तो बुद्ध के जमाने से ही, मतलब क्योंकि बुद्ध की ध्यान पे, योग पे, मुद्राओं पे जबरदस्त पकड़ मानी जाती है उनकी। कहा जाता है मास्टर थे, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही। आज जो चली आ रही परंपरा, उसमें बुद्ध और बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। देखो आज तो डाटा हम कितना भी स्टोर कर लें, हम अब लोग कहते हैं कि भाई कई युगों तक डाटा रह जाएगा। अब तो ये दौर आ गया, अब ये जो जमाना है कई युगों तक रह जाएगा। ठीक है, बट उस दौर में डाटा कैसे स्टोर होगा, तो मौखिक परंपरा से। और कैसे होता, तो बुद्ध को था कि भाई ज्ञान की परंपरा चलेगी, संगठन बना दिया। संगठन की परंपरा ने उसको बहुत हद तक उस ज्ञान, योग, ध्यान को सुरक्षित, क्योंकि नियमित अभ्यास, नियम बना दिया। हर 15 दिन पे आपको, ठीक है, गलतियों को स्वीकारना है और प्रतिदिन अभ्यास करना है आपको। तो अभ्यास की परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी, आप देखेंगे कोई एक परंपरा, मान लीजिए अपने घर में नोटिस करिए आप, प्रायः यदि हिंदू धर्म को जो लोग हैं, यदि वो पूजा पाठ करते हैं, तो घर में या आसपास तुलसी जी का पौधा जरूर होता है। और एक परंपरा आप देखेंगे वहां पे जल देने का या दीप दिखाने का, अगरबत्ती, दीप बत्ती का। तो आप सोचेंगे परंपरा कब से चली आ रही है, तो पता चला अच्छा इससे पहले, उससे पहले, उससे पहले 10, 20, 30 पीढ़ी जाएंगे तो 300-400 साल पहले पहुंच जाएंगे, 500 साल पहले।
बस सोचना होता है एक बार के लिए। तो इस तरह से परंपराएं जीवित रही हैं, सरवाइव जो हम तक पहुंची हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं विशेषताओं की, ठीक। तो विशेषता नंबर 1, विशेषता नंबर 2, ठीक, हमने बताया क्या विशेषता है। आगे लिखिए आप, लिखिए बुद्ध की मूर्तियों पर यूनानी रोमन मूर्तिकला का प्रभाव भी दिखता है। बुद्ध की मूर्तियों पर यूनानी रोमन मूर्तिकला का प्रभाव भी दिखता है। यूनानी रोमन मूर्तिकला का प्रभाव भी दिखता है। विषय तो भारतीय हो गए, क्योंकि पहले से वहां यूनानी कला प्रचलित है, ठीक है, पहले से प्रचलित है, और रोमन कला का भी प्रभाव था वहां, सब इंपैक्ट आपको दिखता है। लिखें इसी में अगला पॉइंट, लिखें जैसे जैसे मूर्तियों में बुद्ध को घुंघराले बाल, घुंघराले बाल, कानों पर बाल, घुंघराले बाल, कानों पर बाल, मूछें, वस्त्र, दोनों कंधों पर वस्त्र, दोनों कंधों पर वस्त्र, ठीक, कंधा ढका हुआ है ना। इसी में लिखें वस्त्रों पर सलवटें, जो फोल्ड आ जाता है, वस्त्रों पर सलवटें, अलंकृत प्लास्टर, अलंकृत प्लास्टर, प्लास्टर मतलब मूर्तियों पर जो प्लास्टर किया गया, लेप किया गया, अलंकृत प्लास्टर, कौमा चप्पल एवं जूते जूतों के साथ दिखाया गया है, पहने हुए मतलब है ना, पैर में चप्पल एवं जूतों को पहने हुए दिखाया गया बुद्ध को, ठीक है। देखिए ये सारी विशेषताएं, लिखिए आप, ये सारी विशेषताएं, ये सारी विशेषताएं यूनानी मूर्तिकला में, ये सारी विशेषताएं यूनानी मूर्तिकला में देखी जा सकती हैं, देखी जा सकती हैं। अगला पॉइंट लिखें आप, इसी में लिखें यूनानी मूर्तिकला में सारी विशेषताएं हम देख सकते हैं, वो सब यहां बुद्ध में दिखाई पड़ रहा है, तो यूनानी प्रभाव के तौर पे लिखें रोमन मूर्तियों में भी, रोमन मूर्तियों में भी अलंकरण, अलंकरण, लिखेंगे आप वस्त्र, और एक अंग्रेजी में वर्ड लिख लीजिएगा, उसका हिंदी अनुवाद देख लेंगे, स्पाइरल डेकोरेशन। जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होता है ना, जो कॉपी आप लेते हैं स्पाइरल बाइंडिंग वाली, तो वैसे ही स्पाइरल डेकोरेशन, ठीक है, डेकोरेशन साज सज्जा, स्पाइरल डेकोरेशन रोमन मूर्तियों में, ठीक है, बुद्ध को वस्त्र है ना, आभूषण, स्पाइरल डेकोरेशन इत्यादि के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किया गया है, लिखेंगे गंधार मूर्ति कला पर
गंधार मूर्तिकला पर इसके प्रभाव को भी देख सकते हैं। मूर्तिकला पर इसके प्रभाव को भी देख सकते हैं। ठीक है। एक और लिखें आप कि गंधार मूर्तिकला में बुद्ध को, गंधार मूर्तिकला को बुद्ध को मानवीय रूप में, मानवीय रूप में और मांसपेशियों के उभार, मतलब बलिष्ठ मांसपेशियों के उभार के साथ निर्मित किया गया है। मानवीय रूप में और मांसपेशियों के उभार के साथ निर्मित किया गया है। ठीक है। तो ऐसा लगेगा कोई एक आम आदमी बैठा हुआ है और शारीरिक रूप से मजबूत, मतलब ज्यादातर मूर्तियों में बुद्ध को, बोधिसत्व को ऐसे दिखाया गया है। इसको एक तरह से यथार्थवादी कहा जाता है, मतलब ऐसी मूर्तियों को, मतलब जैसे आदमी अपने आप को कनेक्ट कर सकता है उससे, मतलब ऐसा वाला है। ठीक है। तो ये हो गई विशेषताएं। तो जब हम लिखेंगे तो विशेषताओं का अपना एक खेल होता है, लिखना पड़ता है हमें। तो एक तो गंधार कला की विशेषता भी हमने बताई और कुछ कॉमन बातें भी इसमें हमने बताई। ठीक। उसमें कॉमन बातों में क्या है, एक तो देखेंगे आप स्टैंडिंग है या सिटिंग है, हाथों की मुद्राओं के साथ है, आदर्शवादी है या यथार्थवादी है। ये तीन ऐसे हो गए, बाकी कुछ केंद्र क्या है ऐसे करके, मतलब आप तो कभी भी मूर्ति कला पे इस तरह से 6-7 पॉइंट्स हम फ्रेम बना लेंगे आसानी से। ठीक है। तो हमने विशेषताओं की बात कर ली। लास्ट एक लाइन लिख लें आप इसमें, अंतिम लाइन। देखिए, मूर्ति कला केंद्र के रूप में मूर्तिकला केंद्र के रूप में कुषाणों के पश्चात गंधार कला केंद्र का अवसान हुआ। कुषाणों के पश्चात गंधार कला केंद्र का अवसान यानी पतन हुआ। पतन को ही अवसान भी कहते हैं, है ना। धीरे धीरे कुषाणों के बाद इसका डिक्लाइन होता चला गया मूर्तिकला केंद्र का। यहाँ पे राजकीय संरक्षण नहीं मिला उसको, और भी अलग अलग कारण थे, उसमें जाना भी नहीं हमें। तो एक तरह से हमने गंधार मूर्तिकला से जुड़ी हुई 10-15 बातों को यहाँ नोट कर लिया। इस पे 2 बार मेंस में प्रश्न आ चुका है, इसी पे आधारित जो मैंने आपको लिखाया है। आगे भी आने की संभावना इवन प्रीलिम्स में भी है। ठीक। क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां आज भी संरक्षित है ना, उस दौर की मूर्तियां जो है अलग अलग संग्रहालय में, यूरोप वगैरह में भी है, भारत में भी है ना आप। तो बहुत सारी मूर्तियां अपने यहाँ भी संरक्षित हैं, तो आप उसको देखेंगे आप तो उस दौर की मूर्तियां हैं, है ना। तो क्या किस रूप में रहा होगा, धर्म के बारे में एक अनुमान लगाया जाता है ना। सेम पैटर्न पे हम लोग मथुरा की बात कर लेंगे। ठीक है। लिखें आप मथुरा कला के बारे में। मथुरा मूर्ति कला के बारे में बात करेंगे। मथुरा का पृष्ठभूमि आपको पता है, थोड़ा मैं बता देता हूं आपको एक बार मथुरा के पृष्ठभूमि के बारे में। आपको याद होगा महाजनपद काल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यानी बुद्ध काल में मथुरा एक कैपिटल सिटी था, एक महाजनपद का। ठीक। मौर्यों के समय मथुरा का बहुत महत्व था। एक तो उत्तरा पथ पर पड़ता है, दूसरा मौर्यों के समय मूर्ति कला का एक बहुत बड़ा केंद्र था मथुरा। मौर्यों के समय में भी मथुरा में जैसे यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बन रही हैं। ठीक।
तो मूर्तियां बन रही हैं। एक हो गया आपका सारनाथ, चुनार और उसके आसपास का क्षेत्र, एक मथुरा। तो मथुरा में पशुओं की मूर्तियां और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां बन रही हैं, यानी उत्तरापथ पे था, व्यापार का केंद्र था और मूर्ति कला का केंद्र था ये मौर्यों के समय। ठीक। दक्षिण की तरफ जाने वाले मार्ग भी यहाँ काफी समृद्ध शहर में गिनती होती थी। कुषाणों के समय, कनिष्क के समय मथुरा को दूसरी राजधानी माना जाता था, सेकंड कैपिटल। लिखवाया था मैंने आपको, पुरुषपुर या पेशावर राजनीतिक राजधानी और मथुरा जो थी आर्थिक राजधानी। ठीक है, तो इसका एक आर्थिक महत्व भी था, पहले से यह कला केंद्र था। और मथुरा में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों के सेंटर थे, तीनों धर्मों के केंद्र थे। ठीक, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण। जब विषय की बात करें तो धर्म प्रभावित करता है। चूंकि कनिष्क ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, तो उसके राज्य में जो गंधार में मूर्तियां बन रही हैं, ऑब्वियस है व्यापारियों का आना जाना है, एक ही शासन है, तो मथुरा के मूर्तिकार भी प्रभावित होंगे, यहां भी महायान बौद्ध धर्म आएगा। तो आप देखोगे बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में मथुरा केंद्र में भी पहली बार इसी दौर से हमें मूर्तियों के साक्ष्य मिलने। धार्मिक मूर्तियां आपको कब से मिलेंगे? मौर्योत्तर काल से मिलने शुरू होंगी। आप पहले भी यदि कुछ मूर्तियां होंगी तो देखो, अनुसंधान, मैं बार बार कहता हूं, अनुसंधान के साथ जब प्रामाणिक चीजें आती हैं तो फिर कालक्रम भी बदलता है। अभी ऐसा कुछ भी प्रामाणिक बातें नहीं है, बहुत कुछ कुछ मंदिर वंदिर के उल्लेख मिलते हैं हमें, लेकिन बहुत प्रामाणिक नहीं है वो। तो धार्मिक मूर्तियां हमें मौर्योत्तर काल से ही मिलने शुरू होती हैं, बौद्ध, जैन एवं हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की बात करें। ठीक, तो मथुरा का ऐसा बैकग्राउंड हो जाएगा। केंद्र की बात करेंगे हम लोग मथुरा के बारे में, तो ऑब्वियस है मथुरा एक केंद्र हो गया। इसी का एक सारनाथ भी केंद्र था। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा अही क्षेत्र लिखवाया था मैंने आपको, याद है? पंचाल की राजधानी, वेरी गुड, बड़ी बात है याद रखना। दो राजधानी बनाई थी पंचाल की हमने, काम्पिल और अही क्षेत्र। और आपको याद होगा तो कौशल की भी दो राजधानी बताई थी, श्रावस्ती और साकेत, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मल्लों की भी दो राजधानी बताई थी, कुशीनारा और पावा। और कुषाणों की भी दो राजधानी बताई थी, कनिष्क की भी, पेशावर और कनिष्क पे आ गए हम, टॉपिक चेंज कर दिया हमने महाजन पर। ठीक है, तो ऐसे कला केंद्र हो जाएंगे। संरक्षक देखोगे आप तो यहां कुषाण शासक हैं और फिर बाद में गुप्त शासक भी संरक्षण इस कला को आगे बढ़ाएंगे। निर्माण सामग्री यहां लाल बलुआ पत्थर है मेन। सब्जेक्ट यहां बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, प्लस शासकों की मूर्तियां भी, जैसे कनिष्क की मूर्ति भी मिली है यहां से, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां भी हैं, धर्म भी है और धर्म से इतर सब्जेक्ट भी हैं। विशेषता में बौद्ध वाली विशेषता में रिवर्स हो जाएगा, बाकी जैन और ब्राह्मण धर्म की मूर्तियों के बारे में भी कुछ बात कर लेंगे हम। ऐसे करके हमारा पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार। सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर गंधार और मथुरा के बीच में स्वाभाविक तुलना भी हो जाएगी, क्योंकि सेम फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, हम लोग अभी टेस्ट वगैरह पे भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे आपसे। हम जरा इसको पूरा कर लेते हैं अमरावती कला को एक बार, तब जरा आपका अनुभव सुन लेंगे हम, और कुछ राइटिंग वगैरह पे कुछ बातें होंगी तो कर लेंगे बात हम। जरा अमरावती कला तक इसको पहले पूरा कर देते हैं हम लोग, है ना। लिखें आप जरा मथुरा कला। पहले पृष्ठभूमि के बारे में लिखेंगे हम लोग, लिखें आप बैकग्राउंड के बारे में। पहला पॉइंट लिखें आप कि, लिखें आप, बुद्ध काल से ही मथुरा की गिनती महत्वपूर्ण शहर के रूप में होती थी। महत्वपूर्ण शहर के रूप में होती थी तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में भी।
नेक्स्ट लिखें आप, मथुरा उत्तरा पथ पर स्थित था। मथुरा उत्तरा पथ पर स्थित था। ठीक है, मथुरा उत्तरा पथ पर स्थित था तथा दक्षिण से होने वाले व्यापार में भी, दक्षिण भारत से होने वाले व्यापार में भी मथुरा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, यानी दक्षिणापथ के लिए जो मार्ग जाता था वो मथुरा से जा रहा था दक्षिण की तरफ। तो व्यापार का, शिल्प का बहुत बड़ा केंद्र था उस समय मथुरा। कुषाण काल में भारत का सबसे बड़ा, उत्तर भारत का औद्योगिक शहर कहा गया इसको, मथुरा को, कुषाण काल में। नेक्स्ट लिखें आप, लिखें मौर्य काल में मूर्तिकला केंद्र के रूप में भी, मूर्तिकला केंद्र के रूप में भी मथुरा की पहचान थी। मूर्तिकला केंद्र के रूप में भी मथुरा की पहचान थी। ठीक है, आपको याद होगा यक्ष यक्षिणी की मूर्ति की बात हमने की थी मथुरा से, मणिभद्र नामक एक मूर्ति का उल्लेख किया था मैंने आपसे, पहचान थी। ठीक है, लिखें तथा, तथा ब्राह्मण धर्म के साथ साथ ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध एवं जैन धर्म का भी बौद्ध एवं जैन धर्म का भी मथुरा एक महत्वपूर्ण केंद्र था। का भी मथुरा एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, एक और पॉइंट लिखें आप, लिखें कुषाणों की आर्थिक राजधानी के रूप में भी मथुरा का महत्व था। आर्थिक राजधानी के रूप में भी मथुरा का महत्व था। मथुरा का महत्व था और कुषाण शासकों ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कुषाण शासकों ने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इसका प्रभाव भी मथुरा कला केंद्र पर दिखा। इसका प्रभाव भी मथुरा कला केंद्र पर दिखा। ठीक है, तो कभी भी ना कला केंद्र वगैरह पे जब टीका टिप्पणी करनी होगी, एक पैटर्न भी आपको मैं बता रहा हूं कि देखो किसी शहर का बैकग्राउंड कैसे तैयार कर रहे हैं हम लोग। पीछे जो कुछ पढ़े उसको जमा कर लेते हैं, फिर जमा करके अपनी बात, ये सारी चीजें मथुरा कला केंद्र को प्रभावित करेंगे। एक कला केंद्र के, देखो कलाकार यदि कोई बना रहा तो खरीदार भी तो होने चाहिए, संरक्षण भी तो होना चाहिए, कोई थीम भी तो हो उसके पास। धर्म थीम दे रहा है, व्यापार का बड़ा केंद्र है, और व्यापारी किसको संरक्षण, या तो जैन धर्म को संरक्षण दे रहे हैं या बौद्ध धर्म को दे रहे हैं। व्यापारियों का ज्यादातर जुड़ाव या तो उस समय बौद्ध धर्म से था या, ठीक है, तो वो फैक्टर भी यहां मौजूद है। रूट पे स्थित है, मूर्तियों को ले जाना ले आना बड़ा आसान होगा यहां से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप पृष्ठभूमि के बाद, प्रमुख केंद्र। यहां लिख लेंगे आप प्रमुख केंद्र में मथुरा
लिखेंगे मथुरा खुद एक केंद्र था, अहिक्षेत्र एक केंद्र था इसका, और सारनाथ को भी एक केंद्र माना गया है, कौशाम्बी को भी माना गया है। 3 लिख लीजिए आप, मथुरा, अहिक्षेत्र, सारनाथ। ठीक है। संरक्षक में कुषाण, और कुषाणों के बाद गुप्त वंश के द्वारा भी। गुप्त वंश के द्वारा भी। ठीक है। निर्माण सामग्री आपका मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर। ठीक है। मुख्यतः लाल बलुआ पत्थर निर्माण सामग्री। विषय लिख लें आप, लेकिन धार्मिक विषय, धार्मिक विषय जैसे बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म की मूर्तियां। धार्मिक विषय जैसे बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्म कर लीजिएगा, ब्राह्मण धर्म तथा ब्राह्मण धर्म तथा शासकों की मूर्तियों का भी निर्माण। शासकों की मूर्तियों का भी निर्माण। ठीक है। तो ये आपके सब्जेक्ट हो गए। अब यहीं पर हम लोग विशेषता में देखो, बेसिकली कला की बात होती तो बुद्ध की मूर्तियां ही मेन हैं जिस पे चर्चा होती है। बाकी मूर्ति कला में उतना दम नहीं जितना बुद्ध की मूर्तियों में, तो मेन तो बुद्ध की बात होती है। तो मथुरा कला में बुद्ध की मूर्ति, फिर एक बार स्टैंडिंग एंड सिटिंग, सेम लाइन यहां आ जाएगा। दूसरा फिर देखोगे हाथों की विभिन्न मुद्राओं के साथ, तो वो दोनों लाइन कॉमन यहां आ जाएंगे। अब क्या चेंज हो जाएगा, तो बाल नहीं है, मतलब मुंडित सिर है, कानों पे बाल भी नहीं, बाल ही नहीं है तो फिर कानों पे क्या बाल होंगे। मूछे नहीं है, तो मूछे वाले लोग जो क्लास में बैठे हुए हैं, मूछे वाले लोग अपने आप को गंधार से जोड़िएगा, और जिनको मूछ नहीं है अपने आप को मथुरा में ले आइएगा। दोनों तरह के लिए भगवान बुद्ध की जो मूर्तियां बनी हैं, मतलब वस्त्र वगैरह भी नहीं दिखेंगे आपको प्रायः, मतलब मिलेंगे अपवाद, ऐसा नहीं है, पैरों में चप्पल जूते नहीं, ठीक उसके रिवर्स है। लेकिन यहां एक चीज क्या दिखेगा आपको, एक चमक दिखाई पड़ेगी हल्की फुल्की, बुद्ध के पीछे एक ऑरा कहते हैं उसको, तेज। आप सब जहां बैठे हुए हैं आप महसूस करिएगा कि आपके पीछे भी आपकी एक चमक है, केवल महसूस करिए कि एक तेज है आप जहां बैठे हुए हैं। अंदर से कुछ स्पंदन सा होगा जब महसूस करेंगे तो आप देखिए, एक बार आंख बंद करके केवल ध्यान करेंगे, हाँ मेरे आसपास एक ऑरा है। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, ठीक है, बस वो महसूस करना है ना, एहसास करना उसको। तो ये थोड़ा अंतर आ जाएगा, तो उसी अंतर को हम यहां लिख लेंगे 2-3 लाइन में। हम विशेषता भी कह सकते हैं इसको हम, और अंतर भी कह देंगे हम। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां क्या, एक पत्थर के प्लेट पे मूर्तियां बनाई गई हैं, जैसे ये तो स्वतंत्र बनाई गई हैं बहुत, पत्थर का प्लेट या टैबलेट जैसा बनाया जाएगा, उसमें मूर्तियां बनाई जाएंगी, मतलब उसको आयग पट कहा जाता है, ज्यादातर मूर्तियां उस पर बनेंगी। और जितने भी तीर्थंकर हैं उसके चेस्ट पे एक ट्रायंगल आकार का बीच में कमल, शुभ माना जाता है इस आकृति को। 8 चीजें बड़ी शुभ मानी जाती हैं जैन धर्म में, अष्टमंगल कहा जाता है, उसमें एक पार्ट ये माना जाता है। ये फीचर मिलेंगे तीर्थंकर की मूर्तियां, और इस तरह के फीचर मिलेंगे। हिंदू देवी देवताओं में शिव, लक्ष्मी, विष्णु, पार्वती, गणेश इत्यादि देवी देवताओं की मूर्तियां भी उतने विकसित रूप में अभी नहीं मिलेंगी जितना विकसित रूप में हमें गुप्त काल में, और गुप्त के बाद तो फिर आज वाली जो मूर्तियां सब आपको गुप्त काल में, और आज वाली मूर्तियां। ठीक है। तो ऐसे आपको मूर्तियों का नाम, प्लस यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां इस दौर में भी मिलेंगी आपको। शारीरिक अनुपात, सौंदर्य, वो सारी विशेषताएं जो बताई थी सेम सब कुछ यहाँ अलंकरण वगैरह बनी हुई है। ठीक, ये हो जाएगा धार्मिक मूर्तियों का पार्ट जो हम लिखेंगे।
क्लियर ना सभी को? लिखिए, विशेषताएं। लिखिए आपकी गंधार कला के विपरीत विपरीत बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों को बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों को अधिक सादगी के साथ प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अधिक सादगी के साथ प्रस्तुत किया गया है। ब्रैकेट में लिख लें आप, आदर्शवादी। ठीक, अगला पॉइंट लिखें, प्रायः सिर पर बाल नहीं है, वस्त्र एवं मूछें भी नहीं है, अपवाद होते हैं, ठीक है ना, प्रायः नहीं है मतलब जनरल। ठीक है, देखिए बुद्ध को एक साधु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे हम लोग एक साधु की कल्पना करते हैं ना कि साधु होगा मतलब एकदम सामान्य सा, तो वैसा जैसा हम लोग कल्पना करते हैं वैसी मूर्ति है। यूनान की मूर्ति जो है, जो वो कल्पना करते हैं अपने देवताओं को, वैसी मूर्ति है उनकी बुद्ध की। कलाकारों ने क्या किया, अपने अपनी कला जो उनकी कल्पना होती है उस हिसाब से उसको प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखें आप इसी में, लिखें कि मूर्तियों में आभा मंडल भी दिखाई पड़ते हैं। ठीक, आभा मंडल भी दिखाई पड़ते हैं, ऑरा। ठीक, आप सब अपने साथ ऑरा कैरी करते हैं, ध्यान रखिएगा। आप कभी महसूस करेंगे जैसे आप कहीं गए तो आपको बड़ा पॉजिटिव फील होगा, कहीं जाएंगे तो बड़ा नेगेटिव फील होगा आपको, नेगेटिविटी आप थोड़ा सा टाइम देंगे ना तो फील हो जाता है कि हाँ भाई, ठीक है, तो वो महसूस हो जाता है। आप बस तो समझिएगा, आप सब, आपके पास कोई आता है कोई बहुत सुकून पाता है आपसे बात करके, मिल करके, है ना, मतलब तो एक ऑरा होता है पॉजिटिव। ठीक है, उस तरह के वाइब्स होते हैं ना, वो होता है मतलब जो थोड़ा बहुत ध्यान पूजा पाठ करते हैं सच्चे मन से, मतलब सच्चे वाले, रिचुअल्स के रूप में भी करते हैं या बिना रिचुअल्स के भी करते हैं, मतलब दिया बत्ती वगैरह माला के साथ भी करते हैं या वैसे भी करते हैं आप, तो उनके साथ सच्चे मन से करते हैं तो एक ऑरा बनने लगता है उनका। कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी जा रहे हैं तब भी ऑरा बन जाता है उनका मतलब। ठीक है, उनका होता है, आप वहां जाएंगे, आप एनर्जी टेस्ट वगैरह किया जाता है, जितने भी पूजा स्थल होते हैं सबका बड़ा पॉजिटिव वाइब्स होता है वहां, यदि पॉजिटिविटी है तो, और नहीं है तो फिर वो, ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति वहां अच्छे भाव से जाता है ना मतलब। ठीक है, वहां जाता है तो कुछ ना कुछ अच्छा भाव लेकर के ही जा रहा है वो। कुछ लोग होते हैं जो वहां पे भी जाकर के मतलब इसका बुरा हो, उसका बुरा हो, उसका भी बुरा हो, मेरा अच्छा हो या ना हो लेकिन सबका बुरा हो। तो बुद्ध को यहां ऑरा के साथ, तो ये सब देखो अंतर आ गया ना गंधार कला की तुलना में। मौर्योत्तर काल में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो गंधार में कैसी मूर्तियां बनी, मथुरा में कैसी मूर्तियां बनी, अमरावती में कैसी मूर्तियां बनी, तो केवल बुद्ध की मूर्तियों की बात हो जाएगी इसमें। हाँ बोलिए ना। हाँ, अच्छा, ऐसा ही विशाल दुआ पृथ्वी के नष्ट होने की मतलब। ठीक है,
तो तुम्हारे जैसा मतलब ठीक है ना, विशाल हृदय वाले लोग, ठीक है, लोग छोटी मोटी चीजों में उलझे रहते हैं। ये लड़का तो कह रहा है धरती ही नष्ट हो जाए, मतलब ठीक है, ठीक है। ईश्वर इतना विशाल हृदय वाले सबको बनाए जैसे तुम हो, ठीक है। ये भी कि धरती का कल्याण हो भाई, सबका कल्याण हो, ठीक है। लिखिए आप अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, गंधार के तरह ही मथुरा में भी बुद्ध की मूर्तियां, गंधार की तरह ही मथुरा में भी बुद्ध की मूर्तियां बैठी हुई एवं खड़ी अवस्था में है, स्टैंडिंग पोजीशन में है। ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में है। इसे में लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट में, हाथों के मुद्राओं से युक्त, हाथों की मुद्राओं से युक्त। ये लाइन भी चाहे तो लिख सकते हैं आप, अभय मुद्रा, ये मुद्रा सब। हमने कहा ना जैसे पेजेस, मतलब आपको और शब्द बढ़ाने हैं आपको, तो आप लिख देंगे इसको आप, ठीक है। तो मेन तो बुद्ध की मूर्ति की बात होनी थी यहाँ पे भी, तभी चर्चा होती गंधार और मथुरा कला। अब बुद्ध की मूर्ति के बाद यहाँ पे अगला लिखे आप, ये बुद्ध की मूर्ति पे बात कंप्लीट हो गई। यहाँ पे नेक्स्ट लिखे आप, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी मथुरा से प्राप्त होती हैं। जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी मथुरा से प्राप्त होती हैं। ये आयग पट, ये आयग पट पर निर्मित है, यानी पत्थरों के टैबलेट पर, ठीक। स्लैब समझ लीजिए, पत्थरों का स्लैब है, उस पे मूर्तियों को उत्कीर्ण करके बनाया गया है, ठीक है। आयग पट पर निर्मित है, और तीर्थंकरों के वक्ष स्थल पर, चेस्ट पर श्रीवत्स की आकृति बनी हुई है। श्रीवत्स की आकृति बनी हुई है। इसमें क्या होता है, ये शुभ माना जाता है। एक ट्रायंगल सा बना होता है और बीच में कमल की आकृति बनी होती है। श्रीवत्स की आकृति बनी हुई है। क्या होता है, ट्रायंगल होता है और बीच में कमल का फूल होता है, ठीक है। तो जो स्लैब है उस पे ऐसा बनाया गया है। अच्छा, हर तीर्थंकरों का ना कोई एक प्रतीक होता है। जैसे महावीर का प्रतीक है सिंह, पार्श्वनाथ का प्रतीक था सर्प, जो पहले तीर्थंकर हैं उनका प्रतीक है बैल, आदिनाथ, या जो पहले थे आपका ऋषभ देव। कई बार पत्थरों पे वो प्रतीक भी बने हुए होंगे, कुछ वृक्ष होंगे, कुछ सिक्स होंगे, बट ये कॉमन फीचर जैन तीर्थंकरों की बात करें। बट आप देखोगे तो मूर्तियां ज्यादा समृद्ध बौद्धों की ही दिखेंगी आपको। उसका बहुत बड़ा रीजन है, कुषाण शासकों ने खुल करके संरक्षण बौद्ध धर्म को कनिष्क ने दिया था, उसका इंपैक्ट था आगे के शासकों में भी। ये जैन तीर्थंकर की बात हो गई। अगला पॉइंट लिखें आप, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म से संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। देवी देवताओं के मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। लिखें आप, जैसे शिव, पार्वती, विष्णु, लक्ष्मी, गणेश, इत्यादि।
गणेश इत्यादि। ठीक है, लिखें अगला पॉइंट, मौर्य काल की तरह ही मौर्य काल की तरह ही यक्ष एवं यक्षिणी यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियों का निर्माण इस काल में भी जारी रहा। ठीक है, वो सारी विशेषताएं वही हैं, पत्थर की मूर्तियां हैं, अलंकरण है, शारीरिक अनुपात है, नगर के देवी देवता के रूप में सभी धर्म के लोग सम्मान करते हैं। यानी यदि आपको शब्द एक्सपैंड करने होंगे तो सारी विशेषताएं आप वहां से यहां ट्रांसफर कर लीजिएगा। देखो जैसे मान लो मैं आज मूर्ति बना रहा हूं, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आज मूर्ति बना रहा हूं, मूर्तिकार हूं। अब कल चुनाव हो गया और एक नई सरकार आ गई, दिल्ली में मान लो कोई और मुख्यमंत्री हो गए, तो मैं तो पिछले काल में भी था और इस काल में भी एक ही दिन की तो बात है ना, कहने का मतलब है बहुत सारी विशेषताएं चलती रहती है ना, वैसी तो सरकार बदल गई ना, मतलब काम करने वाला तो अपना काम कर ही रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसमें कि भाई तो हमें यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां भी मिल रही हैं वैसी जैसे पहले मौजूद थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप, एक और लिख लें आप, देखिए कुषाण शासक कनिष्क की भी एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मूर्ति में कनिष्क को ओवरकोट, लंबे कोट और बूट पहने हुए दिखाया गया है, जो लंबे जूते होते हैं, ओवरकोट एंड बूट पहने हुए दिखाया गया कनिष्क को। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लें इसमें आप, लास्ट पॉइंट, देखिए कुषाण शासकों के पश्चात भी मथुरा मूर्ति कला केंद्र का महत्व बना रहा। ठीक है, लिख लिया आपने, मथुरा मूर्ति कला का केंद्र बना रहा। ठीक है, तो अभी आप तुलना करना चाहें गंधार और मथुरा के बीच में, एक बार ऐसे सोच करके देखना चाहें आप, भाई एरिया दोनों का अलग अलग हो गया है ना, बैकग्राउंड दोनों का अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, केंद्र अलग अलग है। ठीक, अंतर तो साफ साफ आपको दिखेगा, संरक्षक कॉमन है दोनों के। ठीक, एक पॉइंट, निर्माण सामग्री में भी अंतर है, विषय में भी अंतर है, विशेषताओं में भी अंतर है, निरंतरता में भी, एक का अवसान हुआ दूसरा जारी चलता रहा। ठीक है, केवल पढ़ेंगे तो सेम स्ट्रक्चर पे दोनों की तुलना हो जाएगी, क्या कॉमन बातें हैं और क्या डिफरेंस है दोनों में, गंधार और मथुरा कला में समानता और अंतर। अंतर ही आपको अधिक से अधिक दिखेंगे आपको इसमें। समझ में आ रही है बात सभी को ना? जैसे एक जगह आप देखोगे भूरे रंग का पत्थर है, स्लेटी रंग का, तो एक जगह लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, तो ऐसे आपको डिफरेंसेस दिख जाएंगे। लास्ट लिख लें आप अमरावती कला, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अमरावती कला लिखें कि मौर्य काल में, पृष्ठभूमि लिखवा रहे हैं आपको, मौर्य काल में
व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण अमरावती का महत्व बढ़ा। ठीक। देखिए, सातवाहन शासकों के संरक्षण में न केवल व्यापार बल्कि कला केंद्र के रूप में भी अमरावती का विकास हुआ। कला केंद्र के रूप में विकास हुआ। तो इस भूमि में और कुछ नहीं लिखना है आप, केंद्र में लिख लें आप, केंद्र में अमरावती नागार्जुन कोंड। केंद्र में लिख लें आप अमरावती एवं नागार्जुन कोंड। ठीक है, अमरावती एवं नागार्जुन कोंड। संरक्षक लिख लें आप सातवाहन और फिर एक लिख लेंगे आप इक्ष्वाकु। इसके बारे में बताया नहीं है, बता दूंगा मैं आपको एक दो पॉइंट। इक्ष्वाकु, सातवाहन वंश के बाद आंध्रा में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। मैं अलग से बता दूंगा आपको अभी कल वाली क्लास में। संरक्षक हो गया आपका। निर्माण सामग्री लिख लें आप, मुख्यतः संगमरमर, मार्बल। ठीक है, तो निर्माण सामग्री में सब जगह एक अंतर दिख रहा है आपको। विषय लिख लें आप, मुख्यतः बुद्ध बोधिसत्व एवं लोक कला से संबंधित, आम लोगों से संबंधित, बुद्ध बोधिसत्व एवं लोक कला से संबंधित। ठीक है, बुद्ध बोधिसत्व एवं लोक कला से संबंधित। विशेषता में लिख लें आप, दो तीन पॉइंट है। देखिए आप, बुद्ध की मूर्तियों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मतलब एक पूरी सीरीज बनाई गई, पहले ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, ऐसे करके मूर्तियों को कहानी के रूप में। जो सबसे खास बात है यहाँ पे देखोगे आप, बुद्ध की मूर्तियों को यहाँ पे कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक, विशेषता में अगला पॉइंट लिखें आप, लोक कला से संबंधित मूर्तियों में लोक कला से संबंधित मूर्तियों में लिखेंगे आप, काम विषय से संबंधित मूर्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, एक और लिखेंगे आप, आम जनजीवन से संबंधित
आम जनजीवन से संबंधित विषयों, सब्जेक्ट, जैसे कि दर्पण देखती हुई नारी की मूर्ति, दर्पण देखती हुई नारी की मूर्ति, दर्पण देखती हुई नारी की मूर्ति, कॉमा, लिखेंगे आप कंघी करती हुई, ठीक है, कंघी करती हुई नारी की मूर्ति, जैसे साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पूजा मांझी तुम पढ़ो, ये सब नहीं पढ़ेंगे। अबा जंगल है मंगल नहीं, विवेक मीना, अरे मीना साहब क्या कर रहे हो आप? हाँ, सॉरी सर, मैंने तो देखा ही नहीं, आज तो मैं दिखवाने पे लगा रहा आपको मैं, है ना। सुन पा रहे सभी लोग ना? तो ये हो गया आपका अमरावती कला। तो जो टारगेट था, पहले हमने कहा कि उसको टारगेट को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। मौर्योत्तर काल में एक दो छोटी मोटी बातें और भी चर्चा होंगी, बट आपको मुक्त किया जाए इससे, मतलब ताकि आप अगले काल की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रस्थान करें। आज काफी कुछ लिखा दिया है, जाके आराम से पढ़िएगा। कुछ भी चर्चा होगा तो मैं चर्चा कल कराऊंगा। मैं आपको याद दिला दूं मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया है, ठीक है। हमने चर्चा के क्रम में आपको आज शुरू किया, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी से मौर्योत्तर कालीन कला। कला में स्थापत्य, और स्थापत्य में स्तूप पे तो बात हमने करी ली थी आज भी। फिर इसके बाद हमने चैत्य के ऊपर बात की, और फिर विहार पे बात की, जिसका जो कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग मूर्ति कला पे आ गए थे, है ना। इसमें गंधार, मथुरा और अमरावती मूर्तियों के बारे में बात की। और क्या चर्चा करेंगे आपसे इसमें हम अभी आगे चल करके? एक तो संगम साहित्य के बारे में थोड़ा बताएंगे, कुछ मिसलेनियस दो चार बातें। संगम साहित्य में भी 4-5 इंफॉर्मेशन है। संगम साहित्य थोड़ा अलग से लिखवा देंगे आपको हम, 2-4-5 बातें। कुछ और 2-4 ऐसे साहित्य वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है, 10 मिनट के आसपास। फिर प्रश्नों का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके ऊपर। ऑनलाइन भी एक दो स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे कि सर राइटिंग वगैरह में कभी कभी समस्या आ रही है। देखो PYQ में ना ज्यादा सवाल है ही नहीं ना, क्योंकि अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ है और एक दो सवाल आते हैं। मान लो 12 साल हो गए, 13 साल हो गए सपोज दैट, तो 1 या 2 सवाल करके तो 14-15 सवाल हैं। उससे ज्यादा सवाल तो है पूछा ही नहीं है ना, मतलब 2-3 सवालों में कठिनाई होगी, बाकी में कठिनाई नहीं होनी है आपको। वैसे सारे के सारे सवालों के उत्तर तो मैंने वैसे ही करा रखे हैं डिस्कशन के फॉर्म में, लगभग यूट्यूब वगैरह पे पड़े हुए हमारे पुराने में डिस्कशन सब भी, ठीक है, इस क्वेश्चन का। बट आप कॉपी नहीं करनी है, हम टॉपिक कवर करेंगे, उस टॉपिक पे फिर क्वेश्चन देखेंगे, हम बात करेंगे, हम नए सिरे से बात करेंगे, पढ़ रहे हैं। पहला तो काम है टॉपिक को समझना, इस टॉपिक में पढ़ना क्या है और विषय वस्तु क्या क्या है इसकी। मौर्योत्तर काल देखो कहां से शुरू हुआ, राजनीतिक परिचय से आपको याद होगा। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियंस, कुषाण, उसका एक परिचय हुआ। तुंग कण्व का परिचय हुआ। सिद्धि राजवंश, महामोग वाहन वंश का परिचय हुआ। सातवाहनों का परिचय हुआ। चीर चोल पांड्यों का। पहले तो हमारे पास पूरा एक खाका बन जाए। अर्थव्यवस्था समाज का एक परिचय हुआ। फिर अब आप कितनी मजबूती से रिवीजन करके आते हैं इस पर डिपेंड करता है कल का पहला 1 घंटा आप कितना मुझे झेल पाएंगे। झेलना समझते हैं, लूट वजन। कल आप पढ़ के आएंगे तो मैं बहुत सारी बातें मेंस में बता दूंगा। मुझे लगेगा रिस्पॉन्स वैसे तो आपका हमेशा अच्छा रहा है क्लास के अंदर, ठीक है, ऑलवेज, मतलब अप्रिसिएबल है ये। मैं कहता वहता नहीं हूं, बस ध्यान रखिएगा, मैं बिल्कुल वही जो महसूस करता हूं वही बोलता हूं मैं, अदरवाइज चुप रहता हूं मैं। बुद्ध की तरह मैं भी मौन हो जाता हूं। कभी कभी डांट दूंगा, डपट दूंगा, जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे सुधारने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। अब थैंक यू मुझे कहना चाहिए तो कहना थैंक यू कोमल, कविता जो है पढ़ मैं बता मैं रहा हूं, तुम लोग, ठीक है। अभी कोमल भी और सविता दोनों थैंक यू नहीं करो तो कल उनका नंबर जरा ब्लॉक करना दोनों का, कविता और थैंक यू का, और किसका, कोमल का, ठीक है ना।
तो आप सब बच्चों को हमने कहा था कि ऑनलाइन वाले बच्चे कैसे यूज करें, कुछ छूट जाता है किसी कारण से, मान लीजिए मेरी तरफ से एरर तो होता तो सब सारे बच्चों को एरर होगा। तो टेक्नोलॉजी ही तो है। अब आप ऑनलाइन है, आपकी सीमा है कि ऑफलाइन आप नहीं आ सकते हैं, छूट गया तो आप कोशिश करिए कि आप उसको कवर कर लेंगे, आप फिर दोबारा क्लास सुन करके। आप एक तो ऑनलाइन है तो आपका आने जाने का समय बचता है 1 घंटा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ 1 घंटा टाइम तो दे रहा है अपना। अब इतने बिजी हैं कि दोबारा वो वीडियो क्लास नहीं देख सकते हैं। ये एग्जाम तो फिर साइड, मतलब स्वप्न वाली दुनिया में मत रहिएगा आप, ठीक है। हजारों लाखों लोग तैयारी करते हैं, स्वप्न में कोई भी नहीं रहेगा इस एग्जाम को लेकर के। अब घर पे बैठे हुए आप तुरंत देख सकते हैं, कहीं पे छूट गया टाइम क्या हो रहा है, आप टाइम नोट करिए बगल में कॉपी में, आप तुरंत उस टाइम पे जाइए, वीडियो को ओपन करिए और उसको देखिए क्या था वहां पे। टाइम क्या 10 मिनट के अंदर सारा कवर हो जाएगा आपका। क्या पता फिर बातचीत में मैं दोहरा दूं मैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों के तो अब कितने काम की क्वेरी हो तो आदमी उत्तर भी दे दे, इतनी सारी बेकार की बातें होती कि आप स्क्रीन पे देख ही नहीं पाएंगे आप, ठीक है। तो जब काम की बात हो, ये तो जिम्मेदारी खुद बनती है, ठीक। टॉपिक सारे कवर हो रहे हैं, आपको हमने बता ही दिया, जो स्टडी मटेरियल आपको दिया गया, जो बुकलेट, उसमें जितना मैं पढ़ाता हूं उसमें डबल इंफॉर्मेशन है, ट्रिपल इंफॉर्मेशन है। क्लास का मतलब ये कि कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, या किसको प्रायोरिटी में बाद में रखें। मान लीजिए आपको पढ़ना है तो पढ़िए, बाद में उसको आप, उसका तरीका भी हमने बता रखा है आपको। क्लास का मतलब है कि हमें चीजों को, अधिक से अधिक चीजों को कवर करें हम कम समय में, और एग्जाम के उस मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, कुछ ही बच्चे होंगे, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो हैं ही, ठीक है ना। तो ठीक है, आप सब लोग भी आप लगे रहिए अपने अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, कल मैं सब्जेक्टिव फिर बात करूंगा क्वेश्चन आंसर के ऊपर, तो आप लोग पूरा टॉपिक रिवीजन करके आइएगा, केवल ये वाला टॉपिक मौर्योत्तर काल। फिर जो आपने टेस्ट वेस्ट दिया उसके रिलेटेड कुछ बातें होंगी तो कल कर लेंगे हम लोग बात उसके ऊपर भी, है ना। चलिए, आज अगली क्लास भी कुछ होनी है इन लोगों की, है ना। थैंक यू एवरीवन, ठीक है।